स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के महामैराथन क्लास का ये तीसरा एपिसोड एक तरह से है, क्योंकि पहला और दूसरा हमने देखा उसमें 35 प्रश्नों को हमने हल किया और व्याख्यात्मक ढंग के सारे प्रश्न थे जिन्हें हमने एक प्रश्न के बहाने कई सारे पॉइंट्स आपको बताए हुए थे। उसी श्रृंखला की ये अंतिम क्लास है और अब कुल मिलाकर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे जिनके सारे आंसर्स, सारे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स हमने बताए हुए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन: पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है। वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक के अंधेपन का परिचय। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा कथन गलत होगा अंधा युग नाटक के विषय में? तो इसका जो सही उत्तर है वह है, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। यह कथन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस नाटक में आप देखेंगे कि देवता हो या कोई सत्य हो, कोई मूल्य हो, सबके प्रति अनास्था का भाव दिखाई पड़ता है और कृष्ण के प्रति भी अनास्था का भाव दिखाई पड़ता है इसमें। तो उनकी भक्ति की प्रतिष्ठा तो नहीं है इसमें, इसलिए ध्यान रखेंगे, इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। हमने अपनी पिछली क्लास के अंत में जो प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था, इसका आंसर पूछा था कि यह किसकी काव्य पंक्ति है। बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर दिया और इसका जो सही उत्तर था वह है मुक्तिबोध। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये मुक्तिबोध की काव्य पंक्ति है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन: अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद वंश का मंत्री है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है, कल्याणी मगध की पटरानी है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? ऑप्शन: पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर है एक पीली शाम। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की एक लंबी कहानी है। पीली आंधी किसकी रचना है, किसका उपन्यास है, ये कमेंट में आप बताएंगे। कई बार हमने बताया हुआ है पीली आंधी और काली आंधी के बारे में। दोनों के बारे में यदि आप परिचित हों, जानते हों तो कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? ऑप्शन: खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, लंबी कविता। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लंबी कविता। असाध्य वीणा अज्ञेय की लंबी कविता है और इसमें हमने अपनी एक स्पेशल क्लास असाध्य वीणा पे जो बनाई हुई है उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया है कि ये कथा कहाँ से ली गई है, किस पुस्तक के किस कहानी से ली गई है ना। प्रेमवत केश कम्बली आता है और उस असाध्य वीणा को बजाता है, वज्रकीर्ति ने उसका निर्माण किया हुआ है। बहुत डिटेल में बताया। आप सभी खोज करके असाध्य वीणा आशीष हिंदी एकेडमी देखेंगे तो वो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न है, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखेंगे, नई कविता एक आंदोलन ही था और अज्ञेय जी ने इसका नामकरण किया हुआ था नई कविता का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अज्ञेय जी से जुड़ा हुआ नई कविता का नामकरण। अगला प्रश्न, निम्न में से नवगीत के संपादक कौन थे? ऑप्शन: महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, भवानी प्रसाद मिश्र, शंभुनाथ सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है शंभुनाथ सिंह। नवगीत के संपादक थे शंभुनाथ सिंह। दोस्तों, इस तरह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और वन लाइनर तथ्यों का जो अब तक हमने पढ़ाया हुआ है वो सारी चीज़ें आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगी। साथ ही 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रश्न बैंक भी है, जो कि टीजीटी, पीजीटी और डीटीपीएसबी की जो परीक्षा होने वाली है, हरियाणा टेट की जो परीक्षा होने वाली है, उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी हमारे नंबर पर संपर्क करके इन दोनों नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी थी? ऑप्शन: सरसता, उन्मुखता, चपलता, दृढ़ता। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उन्मुखता। नई कविता की मुख्य प्रवृत्ति उन्मुखता थी।
उन्मुखता सत्य के प्रति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति, बौद्धिक चेतना के प्रति और जितने भी परंपरागत बंधन थे उन सभी को तोड़ करके आगे की ओर उन्मुख होना, उन्मुखता की प्रवृत्ति नई कविता में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत किस नाटक में है? ऑप्शन ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, चंद्रगुप्त नाटक का गीत है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि यूं ब्रजभाषा में कविता लिखने का क्रम चलता रहा, पर बिहारी की चुस्ती, मतिराम पद्माकर का टकसालीपन केवल उन्हीं में दिखाई पड़ता है। बच्चन सिंह ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? ऑप्शन बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। बच्चन सिंह ने लिखा कि ब्रजभाषा में कविता करने का क्रम तो चलता रहा, पर बिहारी की जैसी चुस्ती और मतिराम पद्माकर का टकसालीपन केवल जगन्नाथ दास रत्नाकर में दिखाई पड़ता है। बच्चन सिंह और लिखते हैं कि रत्नाकर जी परिनिष्ठित ब्रजभाषा के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। रत्नाकर जी का जो जन्मकाल है वो 1866 से 1932 है, इसे भी ध्यान रखेंगे साथ में। तो परिनिष्ठित ब्रजभाषा के अंतिम कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर कौन मानता है? डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में महेंद्रनाथ के व्यक्तित्व के विषय में सावित्री क्या नहीं कहती है? तो सबसे पहले प्रश्न से ही ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मुख्य पात्र है महेंद्रनाथ और सावित्री, सावित्री का पति है महेंद्रनाथ, वो उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या नहीं कहती है? ऑप्शन में है दूसरों के खाली जेब भरने की ही एक चीज़, ये कहती है उसकी आलोचना में। अपने दो पैर कभी भी थे उसके पास, ये भी वो उसकी आलोचना में कहती है। पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं, ये भी कहती है। हर आदमी एक जैसा आदमी है, ये बात वो नहीं कहती है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि वो कहती है कि हर आदमी अलग है और उसकी दृष्टि में भी हर आदमी अलग है और अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग उसकी आकांक्षाएं हैं। तो हर आदमी एक जैसा आदमी है, ऐसी उसकी दृष्टि नहीं है। महेंद्रनाथ के विषय में ऐसा वो नहीं कहती है, ध्यान रखेंगे। इस नाटक के जो पात्र हैं वो ध्यान रखेंगे, सावित्री, महेंद्रनाथ और इन दोनों के बच्चे बिन्नी, किन्नी, अशोक। इसके अलावा जुनेजा एक पात्र है। यह नाटक मील का पत्थर कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 है। ठीक है, तो किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है? आधे अधूरे, और इसका प्रकाशन वर्ष 1969। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र में विरेचन की चर्चा किस रूप में की गई है? ऑप्शन भावों के पोषण, भावों के दमन, भावों के परिष्कार, भावों के उन्माद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भावों के परिष्कार। विरेचन ये अरस्तु के काव्य सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कथारसिस जो कि चिकित्सा विज्ञान का शब्द है, ध्यान रखेंगे। कथारसिस शब्द का संबंध चिकित्सा विज्ञान से है, हिंदी में इसका नाम विरेचन है और अरस्तु के काव्य सिद्धांत से संबंधित है। इसका अर्थ होता है भावों का परिष्कार करना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अंधेरे में कविता में कार्यक्षमता से वंचित व्यक्ति किसे कहा गया है? ऑप्शन कलाकार, पागल, काव्यनायक, बुद्धिजीवी। तो ध्यान रखेंगे, अंधेरे में कविता में कार्यक्षमता से वंचित व्यक्ति कलाकार को कहा गया है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, नवम रस कौन सा है? ऑप्शन हास्य, अद्भुत, शांत, भयानक। तो ध्यान रखेंगे, नवम रस जो है वो शांत रस है। 8 रस भरत मुनि ने माना, 9वां रस शांत रस, और उसे कौन मानता है? उद्भट। ठीक है, शांत रस को 9वां रस मानने वाले कौन है? उद्भट हैं। भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या 8 बताई है, 9वां रस शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद। ये सारे तथ्य आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वात्सल्य को किस श्रेणी में शामिल करने वाले, वात्सल्य को रस की श्रेणी में शामिल करने वाले आचार्य कौन हैं? ऑप्शन
क्षेमेंद्र, उद्भट, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य विश्वनाथ। वात्सल्य को रस की श्रेणी में स्थान देने वाले आचार्य विश्वनाथ थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर ने दीपक शब्द का प्रयोग किन दो अर्थों में किया है? ऑप्शन प्रेम और माया, माया और चंद्रमा, ज्ञान और माया, ज्ञान और शरीर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ज्ञान और माया। माया दीपक नर पतंग। तो इस तरह से ये भी कहा, ऊपर से दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर नावो हट। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं, तो कहीं ज्ञान से संबंधित किया दीपक को और कहीं माया से भी। ठीक है। अगला प्रश्न है, संत काव्य में सबद से क्या आशय है? ऑप्शन दोहा छंद रचना, संबोधन परक रचना, गे पदों वाली रचना, सवैया प्रधान रचना। तो ध्यान रखेंगे, संत काव्य में सबद से आशय है गे पदों वाली रचना। ठीक है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट तक की परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन सबको ध्यान रख लीजिएगा, इन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिए। हमारा प्रयास है कि महत्वपूर्ण प्रश्न जितने हैं वो सभी आपको एक जगह 2-3 क्लास में कलेक्ट करके हम दें, ताकि बहुत भटकने के बजाय एक जगह आपको सारे प्रश्न मिल जाएं। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? ऑप्शन तरंगों से फेंकी मणि, करुणामय सुंदर मौन, हृदय की अनुभूति, वसंत के दूत। तो ध्यान रखेंगे, मनु ने श्रद्धा को वसंत के दूत कहा और हृदय की अनुकृति भी कहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है हृदय की अनुभूति, तो ये भी जो है नहीं होगा, केवल वसंत के दूत इसका सही होगा। और तरंगों से फेंकी मणि जो है ये श्रद्धा ने मनु को कहा। मनु जब तट पर, सागर के तट पर बैठे हैं, तो वहाँ उनको देख करके श्रद्धा कहती है कि कौन हो तुम तरंगों से फेंकी मणि, एक ऐसा लग रहा है कि सागर की तरंगों से फेंकी हुई कोई मणि हो तुम, जो उसके किनारे बैठे हुए हो। तो ये श्रद्धा कहती है मनु के विषय में, लेकिन वसंत के दूत ये मनु श्रद्धा के विषय में कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन वररुचि, पिशेल, मुनिजनविजय, हेमचंद। तो इसका जो सही उत्तर है पिशेल। अभी इस प्रश्न में बहुत लोगों को दुविधा होती है कि हेमचंद को कहा जाता है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल में उन्होंने पिशेल को अपभ्रंश का पाणिनि कहा। उन्होंने कहा कि हेमचंद्र के शब्दानुशासन की जो टीका, उसकी व्याख्या और उसका प्रकाशन करने का कार्य किया वो पिशेल ने किया, इसलिए अपभ्रंश का पाणिनि अगर पिशेल को कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही हुई है। अगला प्रश्न है, अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, यह किस पत्रिका का उद्देश्य वाक्य था? अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला। ऑप्शन में है प्रभा, चांद, हिंदी प्रदीप, मतवाला। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखेंगे, अमीय गरल शशि सीकर रविकर ये मतवाला पत्रिका की एक टैग लाइन, उसकी पहचान का एक वाक्य था, और यह हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका मानी जाती है। तो हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी है? मतवाला। मतवाला पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? महादेव प्रसाद सेठ। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1923, साप्ताहिक थी, कलकत्ता। और ये अमीय गरल शशि सीकर रविकर ये लिखा किसने था? निराला जी ने लिखा हुआ था। तो इतनी बातें आप इस पत्रिका के संदर्भ में, मतवाला पत्रिका के संदर्भ में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष और तिथि के आधार पर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन चांद, प्रभा, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। उदंत मार्तंड हिंदी की पहली पत्रिका उदंत मार्तंड के प्रकाशन वर्ष के आधार पर, और 30 मई 1826 से इसका प्रकाशन आरंभ होता है, इसीलिए 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास की वंश परंपरा का उल्लेख किस रचना में मिलता है? ऑप्शन सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, भ्रमरदूत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साहित्य लहरी। ध्यान रखेंगे, सूरदास की वंश परंपरा का उल्लेख साहित्य लहरी में, यानी साहित्य की जो लहर है, लहर माने वंश परंपरा से जोड़ लीजिए,
याद रहे कि साहित्य लहरी में ही उनकी वंश परंपरा का उल्लेख है। ठीक है, इस नोट्स को ऑर्डर करने के लिए आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी नोट्स है, बहुत चुनिंदा प्रश्नों को कलेक्ट किया हुआ है हमने। जिन लोगों ने लिया है वो देख रहे होंगे किस तरह से नोट्स को हमने डिज़ाइन किया। बहुत ही ऐसे प्रश्न जो कई जगह दुविधा होते हैं, उन सारी चीज़ों को एक जगह हमने कलेक्ट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तबही लो जीवो भलो देवो होय न धीम। इस दोहे में किसने दानशीलता के गुणों को बताया है? ऑप्शन नरोत्तम दास, नाभा दास, रहीम दास, रसखान। तो इसका जो सही उत्तर है रहीम दास। रहीम दास अपनी दानशीलता के बारे में जाने जाते हैं और वो कहते हैं कि जब तक जियो तब तक जो है देना, दान की जो प्रवृत्ति है वो धीमी न हो। ये जो है पंक्ति रहीम दास जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न रचनाओं में कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है? ऑप्शन खेल कौतुकम, खेट कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, नगर शोभा, दोहावली। तो इसका जो सही उत्तर है खेट कौतुकम। खेट कौतुकम ये रचना ज्योतिष ग्रंथ पर है, ज्योतिष ग्रंथ पर आधारित है। तुलसीदास जी की भी एक रचना है रामाज्ञा प्रश्न, वो भी ज्योतिष का ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। नगर शोभा में विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन मिलता है, रंगरेजिन, तुर्किन, गुजरी आदि। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि खेट कौतुकम ये रहीम दास की रचना है, उनके नाम के साथ ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पाश्चात्य काव्य शास्त्री के सिद्धांतों में सिंथेसिस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन कॉलरिज, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, इलियट। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रिचर्ड्स। रिचर्ड्स के सिद्धांतों में सिंथेसिस शब्द का प्रयोग हुआ है। हमने ऊपर आपको एक और पॉइंट बताया कैथारसिस, कैथारसिस जो अरस्तु के काव्य सिद्धांत में प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ है विरेचन, और यहाँ आया है सिंथेसिस। ठीक है, रिचर्ड्स की प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रिचर्ड्स का जन्म वर्ष भी ध्यान रखेंगे 1893। ठीक है, और 1893 की अगर सन को आप ध्यान रखेंगे तो हिंदी में कौन सी महत्वपूर्ण घटना है ध्यान देंगे तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई है और रिचर्ड्स का जन्म वर्ष 1893 है। पाश्चात्य विद्वानों के कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के जन्म वर्ष का क्रम हम आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए। देखते हैं प्लेटो का जन्म वर्ष। प्लेटो का जन्म वर्ष 427 ईसा पूर्व, अरस्तु का 384 ईसा पूर्व, लोंजाइनस 3री शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, कॉलरिज की बात करें तो कॉलरिज 1172 में, जॉन ड्राइडन का ध्यान रखेंगे 1631 में, वर्ड्सवर्थ का 1770 में, मैथ्यू आर्नल्ड का 1822, क्रोचे का 1866, इलियट का 1888 और रिचर्ड्स का 1893 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 83 हो गया है। तो रिचर्ड्स का 93 ध्यान रखेंगे, ये 83 हुआ है, यहाँ हमने सही लिखा है 1893। तो इतने जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं इनके जन्मवर्ष का क्रम भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में होरेस किस प्रकार के विद्वान माने जाते हैं? ऑप्शन स्वच्छंदतावादी, शास्त्रीयतावादी, बिंबवादी, प्रतीकवादी। तो ध्यान रखेंगे होरेस का संबंध शास्त्रीयतावाद से है, वर्ड्सवर्थ का ध्यान रखेंगे तो उनका स्वच्छंदतावाद से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पना को ईश्वरीय चेतना का अंश किस काव्यशास्त्री ने माना है? ऑप्शन प्लेटो, होरेस, कॉलरिज, इलियट। तो कल्पना को ईश्वरीय चेतना का अंश कौन मानता है? कॉलरिज। कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत है। देखते हैं इस बारे में कॉलरिज की क्या धारणा है। कॉलरिज ने कल्पना के दो मुख्य भेद किए हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। एक कल्पना का और रूप उन्होंने बताया है ललित कल्पना, लेकिन मुख्यतः जो हमें याद रखना है मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। मुख्य कल्पना क्या होती है? यह मनुष्य में ईश्वरीय सर्जना शक्ति के रूप में स्थित होती है, यानी मनुष्य पैदा होता है, उसके भीतर ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जो कल्पना शक्ति है वो मुख्य कल्पना शक्ति, ये हर मनुष्य में पाई जाती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है, गौड़ कल्पना, ये मनुष्य की सचेत बुद्धि या तर्क के माध्यम से परिचालित होती है। मूलतः कलाकार, वैज्ञानिक
या अलग अलग तरीके की पेशे में लगे हुए लोगों के जो कल्पना की शक्ति होती है वो गौड़ कल्पना के अंतर्गत होती है। ये सचेत बुद्धि से और ये नैसर्गिक रूप से विद्यमान रहती है। मुख्य कल्पना का संबंध भौतिक जगत से और गौड़ कल्पना मनुष्य को उच्चतर आध्यात्मिक जगत से जोड़ने में सक्षम होती है। तो जो गौड़ कल्पना है वो मनुष्य को उच्चतर हाई लेवल थिंकिंग तक लेके जाती है क्योंकि तर्क शक्ति की क्षमता होती है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के विषय में। हिंदी भाषा को एक भद्दी बोली किसने कहा है? ऑप्शन शिव प्रसाद सितारे हिंद, सैयद अहमद खान, गारसा दतासी, ग्रियर्सन। तो हमने इसे कई बार आपको बताया हुआ है, पढ़ाया भी है कि गारसा दतासी हिंदी को एक भद्दी बोली कहता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में ये उल्लेख आया है। गारसा दतासी को हिंदी का पक्का दुश्मन किसने कहा है? ऑप्शन श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ध्यान रखेंगे गारसा दतासी को हिंदी का पक्का दुश्मन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने लिखा है कि गारसा दतासी हिंदी का पक्का दुश्मन था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमने अप्रैल, मई, जून के दौरान जितने भी प्रश्न आप सभी को प्रतिदिन पढ़ाए हुए थे उन सभी का कलेक्शन करके हमने एक मैराथन क्लास के रूप में आपके लिए उपलब्ध कराया ताकि आसानी से आप रिवाइज़ कर सकें। और क्योंकि हमने बहुत चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही आपके लिए तैयार किया हुआ है, वो सारे प्रश्न आपको इन 3 सीरीज़ में महामैराथन क्लास 1, 2, 3 में देखने को मिलेगी। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी, आपकी जानकारी में वृद्धि होगी हिंदी साहित्य के विषय में, और हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स से आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ व्यवस्थित ढंग से मिलेंगी। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप 1000 प्रश्नों का जो हमने टेस्ट सीरीज चलाया वो और शॉर्ट नोट्स दोनों ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत उपयोगी होगा परीक्षाओं की दृष्टि से। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।